हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं प्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 विच इज एयर। इस चैप्टर में हम बात करेंगे अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर और साथ में हम डिस्कस करेंगे टर्म्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट, वेदर, एयर प्रेशर, टेम्परेचर और भी सारे रिलेटेड टर्म्स। तो चलो फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर एयर, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है। तो एटमॉस्फेयर है लेयर ऑफ गैसेस जो हमारी अर्थ को सराउंड करती हैं, ठीक। और ये लेयर्स करती क्या है? नंबर 1, ये हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन विच इज ओजोन लेयर, ठीक है। और दूसरा, ये हेल्प करती है अर्थ का एक टेम्परेचर मेंटेन करने में, जिसकी वजह से ना तो अर्थ ज़्यादा ठंडी होती है और ना ही ज़्यादा गर्म। इसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अगर ये ज़्यादा ठंडी हो गई या ज़्यादा गर्म हो गई तो यहाँ पर ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर हो गया लेयर ऑफ गैसेस जो हमारी अर्थ को सराउंड करती हैं और ये हमें बचाती हैं हार्मफुल सोलर रेडिएशन से और साथ में हेल्प करती हैं मेंटेनिंग अर्थ्स टेम्परेचर। अब हम देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है। तो सबसे पहले है नाइट्रोजन, जो कि है सबसे ज्यादा प्लेंटी में। मोस्ट अबंडेंट गैस जो हमारी है एटमॉस्फेयर में वो है नाइट्रोजन। ये प्रेजेंट है 78.1%, ठीक है। तो नंबर 1 इज नाइट्रोजन, मोस्ट प्लेंटिफुल गैस। और ये जो नाइट्रोजन होती है ये प्लांट्स को रिक्वायर्ड होती है, बट वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। सो देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं एयर में से और फिर उसकी फॉर्म को कन्वर्ट कर देते हैं ताकि जो प्लांट्स हैं वो उसे यूज कर लें। तो नाइट्रोजन हमारी हो गई सबसे ज्यादा अबंडेंट गैस और ये प्लांट्स को भी जरूरत होती है, बट बैक्टीरिया होते हैं जो पहले इसकी फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद प्लांट्स इसे यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रेजेंट है 20.9%। ये है हमारी सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस। ह्यूमंस एंड एनिमल्स दोनों को ही ऑक्सीजन की जरूरत होती है बिकॉज हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं और जो ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो इस तरह से एक बैलेंस बना हुआ है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब जब हम प्लांट्स को ज़्यादा काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है, तो जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है उसका बैलेंस बिगड़ रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है बिकॉज बिना ऑक्सीजन के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करना है। वी नीड कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए सो दैट ये जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब ना हो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो जो हमारी थर्ड गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और ये यूज़ होती है बाय प्लांट्स टू मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, अपना खाना बनाते हैं यूजिंग सनलाइट, और जो रिलीज करते हैं वो इस प्रोसेस में वो होती है ऑक्सीजन गैस, जिसकी जरूरत हमें पड़ती है। तो ह्यूमंस और एनिमल्स क्या करते हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो इस तरह से ये जो बैलेंस है ये बना हुआ है। अगर एक भी चीज इसमें से डिस्टर्ब होती है तो पूरा बैलेंस डिस्टर्ब होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो प्लांट्स खाना नहीं बना पाएंगे, और अगर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके अपना खाना नहीं बनाएंगे तो ऑक्सीजन कैसे रिलीज होगी। तो इसीलिए इन दोनों में ही एक बैलेंस है और हमें कोशिश करनी है कि ये बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। तो ये तो हो गई हमारी कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें हमने देखी है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखेंगे कि एयर सर्कुलेशन क्या होता है। तो देखो, जो हॉट एयर होती है वो होती है गर्म, यानी कि जो गर्म एयर होती है वो उसके जो मॉलिक्यूल्स कह लो, पार्टिकल्स कह लो, वो होते हैं दूर दूर, और इसीलिए ये हो जाती है हल्की, और हल्की चीज हमेशा ऊपर राइज करेगी। तो हॉट एयर एक्सपेंड, वो लाइट होती है, अब वो जाती है ऊपर। वही जो कोल्ड एयर होती है उसमें जो आप उसके पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं बहुत पास पास, यानी कि डेंस। तो इस वजह से वो हैवी भी होगी और हैवी चीज हमेशा सिंक करेगी। तो क्या होगा, जब भी वार्म एयर ऊपर जाएगी तो ऊपर जो कोल्ड एयर होगी वो नीचे आएगी और नीचे वाली वार्म एयर ऊपर जाएगी। तो जब भी हॉट एयर राइज करेगी, सराउंडिंग कोल्ड एयर विल रश टू टेक इट्स प्लेस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक सर्कुलेशन। इसी को कहते हैं एयर सर्कुलेशन, यानी कि हॉट एयर का ऊपर जाना और उसकी जो जगह है उसे कोल्ड एयर का आके फिल करना, इसी को बोला जाता है एयर सर्कुलेशन। एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। हॉट एयर एक्सपेंड होती है, लाइट होती है तो वो ऊपर जाती है, लाइट एयर डेंस होती है, हैवी होती है तो वो नीचे आती है। तो जब भी हॉट एयर ऊपर जाती है, लाइट एयर उसकी जगह लेने के लिए नीचे आती है, और इसी को हम कहते हैं एयर सर्कुलेशन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो देखो, जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करती है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो क्या करती है, हीट को ट्रैप करती है, हीट को बाहर नहीं जाने देती, और इस वजह से जो हमारी अर्थ है वो वार्म रहती है, गर्म रहती है। बट अब क्या हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, तो इस वजह से जो हीट है वो भी ज्यादा रिटेन हो रही है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का तो काम है कि वो हीट को रिटेन करेगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो ज्यादा हीट रिटेन होगी। तो इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ओवर हीटिंग ऑफ प्लैनेट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज ऑफ विच मोर हीट इज बीइंग ट्रैप्ड। इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, राइज इन सी वाटर, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। देख सकते हो आप कि वाटर जो आइस है ना वो ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आइस, ग्लेशियर्स ये सब मेल्ट करेंगे, और इससे हमारी काफी सारी स्पीशीज भी हैं जिनको नुकसान होने वाला है, वो एक्सटिंक्ट होने वाली है बिकॉज वो वार्म एनवायरमेंट में नहीं रह सकती। ठीक,
तो जल्दी से दोनों में क्या डिफरेंस है? ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो फंक्शन है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हीट ट्रैप करती है और हमारी अर्थ वार्म रहती है, ये तो हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। बट जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो हीट भी ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा ट्रैप होगी, जिस वजह से जो हमारी पूरी अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। चलो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। कॉम्पोजिशन में हमने देखी थी गैसेस, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर। तो जो सबसे पहले हमारी लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर। इसकी एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर। यहाँ पर प्रेजेंट है वो एयर जिसे हम ब्रीथ करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन भी यही है। उसके अलावा सारे ही वेदर फिनोमिनाज भी आपको इसी लेयर में देखने को मिलेंगे, लाइक क्लाउड्स कह लो, वो भी इसी लेयर में है। ठीक, ये है हमारी ट्रोपोस्फियर। इसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर। ये एक्सटेंड करती है अप टू 50 किलोमीटर्स। और इस लेयर में है ओजोन लेयर, जो कि हमें बचाती है फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस फ्रॉम सन। साथ में इस लेयर में आपको क्लाउड्स नहीं मिलते, इसीलिए ये लेयर परफेक्ट है फॉर एरोप्लेन्स टू फ्लाई। इसके बाद है हमारी थर्ड लेयर जिसको हम बोलते हैं मीजोस्फीयर, और ये एक्सटेंड करती है अप टू 80 किलोमीटर्स। और ये है कोल्डेस्ट लेयर हमारे एटमॉस्फेयर की। साथ में जो मीटेरॉइड्स होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं वो भी इसी लेयर में बर्न होते हैं। ठीक, इसके बाद है फोर्थ थर्मोस्फीयर। ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम 80 टू 400 किलोमीटर्स। और ये है हमारी हॉटेस्ट लेयर। कोल्डेस्ट थी मीजोस्फीयर और हॉटेस्ट है थर्मोस्फीयर। और इसी लेयर में प्रेजेंट है आइनोस्फीयर, जो कि हेल्प करती है इन रेडियो ट्रांसमिशन। ठीक, अब दो चीज़ें हमने याद रखनी है, एक तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है और थर्मोस्फीयर में प्रेजेंट है आइनोस्फीयर। थर्मोस्फीयर है हॉटेस्ट लेयर और मीजोस्फीयर है कोल्डेस्ट लेयर। ठीक, और लास्ट लेयर है हमारी एक्सोस्फीयर। ये बहुत ही थिन लेयर है और ये हमारे स्पेस के साथ हो जाती है मर्ज। अब जल्दी से यही सब एक बार हम इस डायग्राम से भी देख लेंगे, ताकि एक बार हमारा कोई रिवीजन भी हो जाएगा और सब कुछ और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हमारी लेयर है ट्रोपोस्फियर। इसमें होते हैं सारी वेदर फिनोमिना। उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ पर क्लाउड वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये एयरप्लेन्स वगैरह के लिए परफेक्ट लेयर है। और साथ में यहाँ पर प्रेजेंट है हमारी ओजोन लेयर, ये आपको नहीं भूलना। स्ट्रेटोस्फीयर के बाद आती है मीसोस्फीयर। ये है हमारी कोल्डेस्ट लेयर, और जो भी मीटेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं वो यहाँ पर बर्न हो जाते हैं। उसके बाद भी है थर्मोस्फीयर, ये है हमारी हॉटेस्ट लेयर। और लास्ट लेयर है हमारी एक्सोस्फीयर। ये एटमॉस्फेयर के साथ मर्ज हो जाती है और ये बहुत ही थिन लेयर है। तो इसके साथ हमारा होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर खत्म। हमने सारी ही लेयर्स डिस्कस कर ली। अब हम देखते हैं आगे वेदर और क्लाइमेट। यहाँ हम देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बिकॉज वेदर भी सुनते रहते हैं, क्लाइमेट भी सुनते रहते हैं, बट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वेदर क्या है? वेदर है शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेयर कंडीशन, डे टू डे, आवर टू आवर टेम्परेचर विंड। यानी कि अब आप एक जैसे अपने घर पर ही देखो, दिन में जैसे हो सकता है कि अभी आपके यहाँ पर सनी हो, शाम को बारिश हो जाए या फिर क्लाउडी हो जाए, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका वेदर, जो कि घंटे के हिसाब से भी बदल रहा है, दिन के हिसाब से भी बदल रहा है। तो ये होता है वेदर, शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये याद रखना बस कि ये है शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन। वही क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट होगा लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न। वेदर में एटमॉस्फेयर की कंडीशन और क्लाइमेट में लॉन्ग टर्म वेदर का पैटर्न। जैसे कि अगर कोई जगह है जो बहुत टाइम तक गर्म ही रहती है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट हो गया वो कैसा हो गया? हॉट क्लाइमेट। जैसे हमारा लद्दाख डेजर्ट है तो वो ठंडा रहता है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? वहाँ का है कोल्ड क्लाइमेट। सहारा डेजर्ट है, वो कैसा क्लाइमेट है उसका? उसका है हॉट क्लाइमेट। यानी कि वेदर क्या हो गया? वेदर तो हो गया हमारा डे टू डे कंडीशन, आवर टू आवर कंडीशन, किसकी? एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ठीक है, जबकि क्लाइमेट क्या हो गया? क्लाइमेट हो गया लॉन्ग टर्म वेदर का पैटर्न। वेदर वहाँ का लॉन्ग टर्म में कैसा रहता है, वो हो गया हमारा क्लाइमेट। ठंडा भी रह सकता है, गर्म भी रह सकता है। तो ये तो हो गया क्लाइमेट। बट बारिश हो रही है, सनी है, क्लाउडी है, ये सब हो गए हमारे वेदर, जो कि बदलते रहते हैं विद इन आवर्स, विद इन डेज। चलो अब हम देखेंगे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होती है डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस। कोई चीज़ कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, उसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर। और ये डे बाय डे भी चेंज होता है, सीजन बाय सीजन भी चेंज होता है। ये तो हमें पता है कि मॉर्निंग में टेम्परेचर अलग होता है, रात का टेम्परेचर अलग होता है। वहीं सर्दियों का टेम्परेचर अलग होगा और गर्मी के सीजन का टेम्परेचर अलग होगा। तो वहीं यहाँ पर लिखा है चेंजेस डे टू डे, सीजन टू सीजन। और ये डिपेंड किस पे करता है? इंसोलेशन पे। इंसोलेशन क्या होता है? इनकमिंग सोलर एनर्जी जो कि अर्थ ट्रैप कर लेती है, उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इंसोलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? इक्वेटर पे होगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सनलाइट फॉल करेगी वो इक्वेटर पे पड़ेगी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और सबसे कम सनलाइट कहाँ पड़ती है? पोल्स पे। तो यहाँ पर इंसोलेशन कम होगा, तो ये डिक्रीज कहाँ होगा? पोल्स पे होगा, सबसे इक्वेटर पे होगा सबसे ज़्यादा, और ये डिक्रीज करेगा टुवर्ड्स पोल्स। पोल्स पर होगा सबसे कम। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है सेल्सियस, और टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर्स का। ठीक, अब हम बात करेंगे एयर प्रेशर क्या होती है। तो ये वो प्रेशर होता है जो एयर का जो वेट है वो एक्सर्ट करता है ऑन अर्थ सरफेस। इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर ऑन अर्थ सरफेस। एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं बैरोमीटर का, और ये हाइट के साथ डिक्रीज होता है। यानी कि जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ेगी एयर प्रेशर कम होगा। तो सबसे ज्यादा फिर एयर प्रेशर कहाँ होगा? सी लेवल पे होगा सबसे ज्यादा एयर प्रेशर। और एयर कहाँ मूव करती है? हमेशा मूव करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर मूवमेंट को क्या बोलते हैं। तो इसे हम बोलते हैं मूवमेंट को विंड। यानी कि द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, इसी को कहा जाता है विंड। अब विंड होती है तीन तरह की ब्रॉडली। नंबर 1 होती है परमानेंट विंड्स, जिनका की डायरेक्शन जो होता है वो थ्रू आउट द ईयर सेम रहता है। इन विंड्स का डायरेक्शन पूरे साल सेम रहता है, डायरेक्शन नहीं बदलता, जैसे कि वही ट्रेड विंड्स। उसके बाद भी है वेस्टर्लीज, भी है ईस्टर्लीज। वेस्टर्लीज मतलब जो वेस्ट डायरेक्शन से फ्लो कर रही है, और ईस्टर्लीज जो ईस्ट डायरेक्शन से फ्लो कर रही है। उसके बाद दूसरा टाइप है हमारा सीजनल विंड्स।
ये विंड्स कौन सी विंड्स होती हैं जो कि उनका डायरेक्शन चेंज करती हैं अकॉर्डिंग टू सीजन के हिसाब से इन विंड्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जैसे कि इंडिया में मॉनसून विंड्स। और थर्ड है हमारी लोकल विंड्स। लोकल विंड्स क्या होती है, जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चलती है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर चलती है, उन्हें हम बोलते हैं लोकल विंड्स। जैसे कि गर्मियों में चलती है लू, या फिर चलती है रात में और दिन में सी ब्रीज, अलग अलग। तो ये सब हो गई हमारी टाइप ऑफ विंड्स। 3 टाइप है, परमानेंट, सीजनल और लोकल। अब हम देखेंगे कि ह्यूमिडिटी क्या होता है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रेसिपिटेशन। जो भी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अगर ज्यादा वाटर वेपर होता है तो उस दिन नमी नमी फील होती है, उस दिन हम बोलते हैं बहुत नमी है यार में, राइट, तो वो हो गया ज्यादा ह्यूमिडिटी। जिस दिन कम होता है उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, जिस दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी उस दिन आपके कपड़े भी देर में सूखेंगे, बिकॉज ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में वाटर ज्यादा है। और इसके बाद हम अब देखेंगे कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। तो जो वाटर है जब वो फॉल करता है एज स्नो, एज रेन, एज हेल, तो इसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। वाटर का फॉल करना किसी भी फॉर्म में, रेन की तरह या स्नो की तरह, इसे कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। अब क्या होता है, क्लाउड्स कब बनते हैं, जब वार्म एयर राइज करती है, ऊपर जाके वो ठंडी हो जाती है, तो कंडेंस होकर क्या बन जाती है, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। उसके बाद ये फॉल करते हैं, तो इसी को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन में जो हमारी रेन है तो वो 3 टाइप्स की रेन है, ठीक। रेनफॉल इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरी होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल और तीसरी होती है साइक्लोनिक रेनफॉल। इन तीनों के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको बस इंट्रोड्यूस कराया गया है विद दिस 3 नेम्स, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर हो गया खत्म। और इसमें हमने क्या क्या डिस्कस करा एक बार जल्दी से देखेंगे। सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर देखा कि ये है लेयर ऑफ गैसेस जो हमारी अर्थ को सराउंड करती हैं। उसके बाद हमने देखा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन थी, उसके बाद ऑक्सीजन एंड उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। और हमने ये भी देखा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो खराब नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। फिर हमने देखा एयर सर्कुलेशन क्या होता है, हॉट एयर ऊपर जाती है, ठंडी एयर नीचे आती है उसकी जगह लेने, इसी को बोलते हैं एयर सर्कुलेशन। इसके बाद फिर हमने देखा ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीट को ट्रैप कर लेती है ताकि अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा रहे, वार्म रहे, तो इसको तो कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। पर जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो ज्यादा हीट ट्रैप होने लगती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने लगता है, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, राइज ऑफ सी लेवल, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। फिर हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें हमने 5 लेयर डिस्कस करी थी। स्टार्ट किया था विद ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और फिर हमने देखी थी हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसे बोलते हैं एक्सोस्फेयर। फिर हमने देखा था वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। तो वेदर होता है शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वही क्लाइमेट होता है लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न। इसमें मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। फिर हमने देखा था टेम्परेचर होती है डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। एयर प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर जो एयर का वेट हमारी अर्थ पर एक्सर्ट करता है, उसे हम बोलते हैं एयर प्रेशर। विंड्स क्या होती हैं, विंड्स होती हैं एयर का ही मूवमेंट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड्स 3 तरह की होती हैं, एक होती है परमानेंट विंड जो कि थ्रू आउट द ईयर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। उसके अलावा होती है सीजनल विंड्स जिनका डायरेक्शन जो है वो सीजन के साथ चेंज हो जाता है। और थर्ड होती हैं लोकल विंड्स जो कि बहुत छोटे टाइम के लिए किसी पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे में फ्लो करती हैं। फिर हमने देखा ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो ह्यूमिडिटी होती है एयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है। और प्रेसिपिटेशन होता है जो वाटर जब फॉल करता है ऑन द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेन या फिर स्नो या फिर हेल, तो उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। और फिर हमने देखे 3 टाइप्स ऑफ रेन, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर हो गया खत्म। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज ये हम बार बार आगे की क्लासेस में भी पढ़ने वाले हैं, तो कोशिश करो कि बेसिक से ही समझते हुए चलो, ताकि हर क्लास में बस आपको थोड़ा कुछ नया नया मिलेगा और बाकी पुराना आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो इसे रिवाइज करते रहो टाइम टू टाइम, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, कमेंट में बताना आज का लेक्चर कैसा लगा, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।